बच्चे, स्वागत है हमारे इस ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे इस जो चैनल है इसके अंदर आपको पूरी सहायता की जा रही है क्लास 10th के लिए। तो आपको इसमें मैथ्स जो है, मैंने चैप्टर 8 मैथ्स का पूरा कंप्लीट करा है। एक एक करके हम लोग चैप्टर 8 के बाद 9 चलेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं मैथ्स का करा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक सरल भाषा में चल रही है चैप्टर। आप अगर वो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और एक बात बोलना चाहता हूँ आपको, देखिए आज हम लोग क्लास 10 की साइंस शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 3 धातु अधातु, मेटल नॉन मेटल। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, उन लोगों के लिए अलग वीडियो मिलेगा, पर आप हिंदी ही देखें। हिंदी से आपको पूरी अच्छी एक्सप्लेनेशन सुनने को मिलेंगी और जो आप सुनिएगा वही याद रहेगा। मैं बिल्कुल बुक से ही कराऊँगा। आपका बुक जो है यही बुक है, आप देखिएगा निकाल कर, बुक यही है। देखिए यहाँ पे कम से कम, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है 23 पन्ने मेरे पास है, 23 पेजेस है, ये सभी है, आपको दिखाई दे रहा है। पूरा बुक ही मैं लिया हूँ। बुक के अंदर मैं क्या कराऊँगा आज, बुक के अंदर से मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह समझा दूंगा। मैं कौन आने वाला है कौन नहीं है, क्या क्वेश्चन बनता है। देखिए साइंस क्या होता है, साइंस एक ऐसा मतलब एग्ज़ाम है। साइंस के अंदर आपका मान के चलिए तो 70 से 80% बुक के अंदर का ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। बुक के अंदर का क्वेश्चन रहता है 70 to 80% बच्चे, और जो डायरेक्टली क्वेश्चन रहता है वो कम ही दिया जाता है। जो एक्चुअल में एक्सरसाइज वाला जो क्वेश्चन रहता है वो आपको कम ही मिलेगा, लेकिन आपको अंदर वाला जो इनर क्वेश्चन बोला जाएगा, आउटर नहीं, अंदर वाला क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग धातु अधातु। देखिए मेटल और नॉन मेटल। मेटल होता क्या है, धातु अधातु समझने से पहले समझ लेते हैं धातु क्या है। देखिए आप लोग बहुत सारे बर्तन का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में, है कि नहीं। कोई भी इंसान है कभी धातु की अंगूठी वगैरह पहनता है, माला वगैरह पहनता है, वो सब बने होते हैं, कुछ ना कुछ से बने होते हैं। सोना चांदी पीतल तांबा कुछ भी, ये सब धातु के अंतर्गत आते हैं। इसमें कुछ अधातु भी है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो हम ये होता क्या है ये सब के बारे में, इससे पहले आप क्लास 9 के अंदर आप बहुत कुछ पढ़े थे, वो जो भी नॉलेज यहाँ पे आपको पहले से होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है मेटल नॉन मेटल, यहाँ से समझाया क्या है। देखिए एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ, जो हमारा इम्पोर्टेंट लगेगा, जो हमें इम्पोर्टेंट लगेगा बस वही मैं फोकस करूँगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 23 पेजेस है, हम 23 पेज पढ़ाने जाऊँगा तो मेरे 2-3-4 घंटे भी लग सकते हैं अच्छी तरह अगर समझाने जाऊँ। देखिए मैं एग्जाम ऑफ व्यू पे फोकस करूँगा, जो एग्जामिनर पूछेगा, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, मुझे भी लगता है, मैं वही कराऊँगा, ठीक है। और बस आपको ये समझने से ही काफ़ी हो जाएगा, इससे बाहर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। 9वीं कक्षा में, यहाँ पे देखिए वो समझा रहा है, 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। आप एलिमेंट, हाँ बहुत सारे एलिमेंट के बारे में आपने पढ़े हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणों के आधार पर धातु एवं अधातुओं से वर्गीकृत किया जाता है। हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है था कि कोई भी एलिमेंट होता है वह, उसको हम लोग धातु अधातु के रूप में पार्टीशन करते हैं। कोई, हाँ ये धातु है, हम पहचान करते हैं ये धातु अधातु है। ये हमने क्लास 9 में पढ़ चुका हूँ। आपने दैनिक जीवन में धातु अधातु का उपयोग विचार किया होगा, हमने किया था। आपके विचार में कौन से गुणधर्म तत्वों को धातु अधातु में वर्गीकृत करता है। हाँ ये बोल रहे, आपके विचार बोल रहे हैं, मतलब अपना थिंकिंग बोल रहा है। जो आप अब खुद सोचिए जो कौन धातु होगा अधातु होगा। चलिए इससे संबंधित हम लोग कुछ जानकारी हासिल करते हैं। धातुओं की भौतिक गुणधर्म, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन गिरता है ये। अच्छा, जो क्वेश्चन गिरेगा अगर मुझे यहाँ पे लगा तो मैं बोल दूंगा, अगर नहीं तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा दूंगा आपको। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैं समराइज़ करूँगा, सभी का एक समरी निकालूंगा, उसके बाद आपको वो भी नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पहले समझिए धातु की भौतिक गुणधर्म क्या होती है। एक फिजिकल चेंजिंग होता है, एक केमिकल चेंजिंग होता है, ठीक है। तो फिजिकल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग चेंजिंग पढ़े हैं ना। फिजिकल मतलब ऐसा, फिजिकल चेंजिंग किसके बोला जाता है, और केमिकल क्या है। देखिए केमिकल चेंजिंग जो है, केमिकल चेंजिंग को दोबारा हम लोग बना नहीं सकते, लेकिन फिजिकल को बना सकते हैं। मान के चलिए एक बात है, एक साधारण सा एग्जांपल देता हूँ। एक पानी है, ये वाटर है, ये है वाटर, आप एनालाइज कीजिए, ये वाटर है, ठीक है। इसको अगर मैं फ्रिज में रख दूँ तो यही वाटर बिल्कुल इसी बर्तन का शेप ले लेगा और ऐसा एक आइस बना देगा, बर्फ़ बना देगा, राइट। ये क्या बन गया बच्चे, बर्फ़। अगर मैं यहाँ पे एक आग जला दूँ, बर्फ़ इसी बर्तन को नीचे अगर आग जला दूँ तो पुनः यह लिक्विड में चेंज हो जाएगा। पहले तो इसमें चेंज हो गया, पहले अगर फ्रीजिंग किया गया में, इसमें ठंड किया गया तो ये आइस में चेंज हो गया, आइस को फिर से चेंज किया गया तो ये वाटर में चेंज हो गया। मतलब
जो अब जिसका गुण के बारे में बोल रहा हूँ, जिसका गुण परिवर्तन करने के बाद वापस उसी गुण में लाया जा सकता है, उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, समझिएगा। फिजिकल चेंजिंग। केमिकल क्या हो जाता है? केमिकल चेंजिंग, मान के चलिए एक पेपर है, एक कागज़ का टुकड़ा है, ये हो गया पेपर। मान के चलिए ये एक पेपर है, जस्ट इमेजिन कीजिए ये पेपर है, हाँ है, ठीक है, ये है पेपर। अब बताइए इस पेपर को अगर नीचे जला दिया जाए, क्या किए, ये है पेपर, इस पेपर को अगर जला दिया जाए, मान के चलिए जला दिया, तो ये यहाँ पे राख में कन्वर्ट हो जाएगा। जलने के बाद ऐसा राख बन जाएगा, हाँ बन गया। क्या इस राख को पुनः हम फिर से क्या इस पेपर में चेंज कर सकता हूँ? नहीं। जो चेंज नहीं किया जा सकता है उसको केमिकल चेंजिंग बोला जा सकता है, जो चेंज किया जाता है फिजिकल। ठीक है, यही प्रॉपर्टीज, यही गुण हमारे मेटल के अंदर भी लागू होता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं? इन धातु के बारे में पढ़ते हैं। इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूह में अलग अलग सबसे आसान है। इनमें के अध्ययन के लिए हम निम्नलिखित क्रिया की सहायता ले सकते हैं। हाँ, कुछ क्रियाकलाप लेने बोला है, मतलब कुछ एक्टिविटी दे रहा है करने के लिए। बोल क्या रहा है? धातु आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुएं नमूने इकट्ठे कीजिए। ये आपको बोल रहा है जो आप एक जगह लीजिए, इकट्ठा करना है आपको, एक्टिविटी दे रहा है, क्रियाकलाप कर रहा है। क्रियाकलाप मतलब एक्टिविटी, ये आपको करने बोला है। चलिए ये मैं नहीं करूँगा, मुझे लगता नहीं है मैं करूँगा, तो मैं नहीं करूँगा ये, ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी नहीं, मैं पहले ही बोला मुझे जो लगेगा इंपॉर्टेंट मैं वही दूंगा। ठीक है, मैं एक्टिविटी कुछ भी नहीं करूँगा, मुझे जो लगेगा। हाँ, धात्विक गुण क्या होती है? देखिए फिजिकल चेंजिंग, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। देखिए ये एक फिजिकल गुण है, फिजिकल गुणधर्म बोला जाएगा, मतलब भौतिक गुणधर्म धातु का है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं आप। मैं पहले बोलूँगा, मेरा नियम क्या है, मैं हमेशा बच्चे को बोलता हूँ मैं पढ़ाऊँगा, पढ़ाने के साथ साथ आपको नोट्स भी रेडी करते जाऊँगा, नोट आपको मिलेगा। तो आप क्वेश्चन बनाते चलना है। अब अगर वीडियो देख रहे हैं तो क्वेश्चन बनाइए अपने शुद्ध रूप में। आपका क्वेश्चन क्या बनेगा? धात्विक चमक किसे कहते हैं? क्वेश्चन ये बनेगा, ये है क्वेश्चन, धात्विक चमक किसे कहते हैं? उसका आंसर आप लिखिए। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। आप जानते हैं ना, धातु जो है चमकदार होती है। स्टील को देखे हैं, स्टील को देखे हैं ना, सोना को देखे हैं, गोल्ड को देखे हैं, चांदी को देखें, वो चमकता है कि नहीं चमकता है? यस, चमकता है। तो जो धातुएं चमकदार होती है उसे हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक चमक। एक क्वेश्चन बना, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग एक पेज खत्म हुआ, दूसरे पेज में आ जाते हैं, सेकंड पेज ले रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे भी कुछ एक्टिविटी करने बोला है, मैं एक्टिविटी करूँगा नहीं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। और हाँ, जो क्वेश्चन आएगा हम वो पढ़ते जाएंगे। आपने देखे कि धातुएं सामान्य कठोर होती है। हाँ, एक और गुण आ गया, धातु क्या होती है? सामान्यतः कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है, ये भी उसके अंदर। देखिए एक यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा था, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा था, माने भौतिक गुणधर्म क्या होता है धातु का, तो वो मैं बाद में लिखा दूंगा, मैं जब समराइज करूंगा तो वहाँ पे लिखाऊंगा। अभी जो बोल रहा हूँ उतना ही लिखना है, उतना ही समझना है। यहाँ पे क्या बोला है? धातु कठोर होती है। आप लोग देखे होंगे गोल्ड होते हैं, आपने सोना को देखा होगा, आपने एल्युमिनियम को देखा होगा, AlGu, ठीक है, एल्युमिनियम, ये सब को देखा होगा आपने। तो कॉपर को भी देखा होगा। देखिए होता क्या है, ये सब कठोर होता है, सख्त, पत्थर का जैसा, ऐसा पत्थर का जैसा सख्त होता है। उसके बाद उस पर चोट किया जाता है, उसको हथौड़ा से मारा जाता है। इस तरह हथौड़ा से अगर ये मान के चलिए एक मेटल है, इस पर अगर मैं चोट करूँ तो अब ये फैलता है। इसको फैलने के गुण को क्या कहा जाता है? यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाए जा सकते हैं। इस गुणधर्म को इस गुणधर्म को आघात वर्ध्यता कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था। आघात वर्ध्यता क्या है? मतलब धातु को पीटना। आप जब मान के चलिए ये एक मेटल का टुकड़ा है, ठीक है, एक धातु है, मान के चलिए ये एक एल्युमिनियम है। आपने एल्युमिनियम देखा होगा, तार, वो एल्युमिनियम का तार, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाए, इस हथौड़ा से अगर पीटा जाए तो ओबियसली यहाँ से यह एक्सपेंड करेगा, यहाँ से बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। ये हो सकता है ये टुकड़ा इतना छोटा था, अभी पीट कर इतना लंबा बना दिया जाए, ओबियसली बनेगा, ऐसा बात नहीं है। इसी को हम लोग क्या कहा जाता है? अधात्य वर्ध्यता कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, आप लिख दीजिए, लिखिए अधात्य वर्ध्यता क्या है? धातु को पीटकर मतलब इसे बड़ा किया जाता है, इसी गुणधर्म को अधात्य वर्ध्यता कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बन गया, आंसर भी दे दिया मैंने। क्या आप जानते हो कि सोना तथा चांदी सबसे अधिक अधात्य वर्ध्यता धातु है? हाँ, एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन बनाइए। ऐसे दो धातु के नाम लिखिए जिसका
आघातवर्धता अधिक, आघातवर्धता, आघात मतलब क्या, मारना, आघात करना, मारना। सबसे अधिक सहनशील, देखिए सोना जो है ना, सोना और चांदी, सोना की बात की जाए, गोल्ड की बात, और चांदी, ये इसके पास इतना सहन शक्ति है। सोना, मान के चलिए सोना का एक टुकड़ा है, इसको अगर हम हथौड़ा से मारें, जितना मारेंगे ना ये उतना ही पतला होगा, उतना ही पतला है, वो रेशे का आकार ले लेगा, पर वह मतलब टूटेगा नहीं। सोना में इतना सख्त, इसलिए देखिएगा लोग क्या करते हैं, सोने की अगर गहना वहना बनाते हैं ना, तो कमी सोना में सोनार क्या करता है, अगर थोड़ा सा टुकड़ा सोना का है, उसी को आपको पूरा इतना बड़ा माला बना देगा, क्योंकि उसका आघातवर्धता अधिक के कारण इसलिए बना रहा है। अगर आघातवर्धता अधिक नहीं होता तो ये तो फैलता ही नहीं ना, ये तो आधा रास्ता में टूट जाता। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका सोना और चांदी, ये दोनों ही, इसीलिए हम लोग सबसे अधिक गहना, अगर हम लोग ज्वेलर्स के अंदर सबसे अधिक इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका आघातवर्धता अधिक होती है। इसलिए अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको ये लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तान्यता कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है, तान्यता क्या है। जब धातु को, कोई भी मेटल को हम लोग पीट कर क्या करते हैं, मैंने पहले ही बोला, जो मैंने आपको एनिमेशन के द्वारा समझा रहा हूँ। तो आपको देखिए ये है मेटल, इस पे चोट करके हम लोग इसको बहुत लंबा कर सकता है, पीट पीट कर लंबा कर सकता है। ये लंबा करने की प्रक्रिया को तान्यता कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बना, तान्यता क्या है लिख दीजिएगा। सोना सबसे अधिक तान्यता धातु है। मैंने पहले ही बोला सोना का इतना शक्ति है कि एक सोनार क्या करता है, जो होता है ना ज्वेलर्स में जो सोने का गहना आपको देखते हैं, तो वो सोनारू जो होता है, सोनारू आप पहचानते हैं, सोना से गहना बनाते हैं, वो लोग छोटा से छोटा सोना को इतना लंबा करके गहना बना देगा, आपको मतलब आश्चर्य लगेगा। ठीक है, और आप जब इसका वेट कीजिएगा तो ग्राम के अंदर आएगा, ग्राम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, देखिए यहाँ भी बोला है, जो किताब लिखा है वो भी राइटर भी बोल रहे हैं, जो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आश्चर्य की बात है, 1 ग्राम सोना होगा कितना, इतना सा सोना होगा, एक छोटा पत्थर का टुकड़ा 1 ग्राम, हल्का सा पत्थर भी तो भारी होता है, 2-3 ग्राम हो जाएगा, इतना छोन, इतना सोना से आप 2 किलोमीटर, ये आश्चर्यजनक बात है। 2 किलोमीटर आप तो जानते हैं कितना होता है, 2 किलोमीटर इतना लंबा 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 लंबा, इतना लंबा बड़ा आप तार बना सकते हैं। आश्चर्य की बात है, इतना बड़ा तार बनेगा 2 किलोमीटर, आश्चर्य बात है, इसलिए वो भी बोला जाए आश्चर्य की बात है। ठीक है, क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अंदर उसके बाद क्षमता है, वो जितना पीटेगा वो लंबा होगा, पर वो टूटेगा नहीं। वो हमको चैलेंज करता है, जो तुम हमें तोड़ के दिखाओ, पर हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, जो आघातवर्धता सबसे अधिक किसकी होती है, तो सोना चांदी। तो ठीक है, और 1 ग्राम सोने के अंदर कितना लंबी तार बनाई जा सकती है, क्वेश्चन बना लीजिए। तो 1 ग्राम सोने के अंदर कितना लंबा तार बनेगा, तो 2 किलोमीटर, ये भी क्वेश्चन बना लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, तान्यता क्या, मैं पहले ही बोला था 70% क्वेश्चन आपका बुक का अंदर से आ रहेगा। यही सब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, हम लोग भी बनाते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। चलिए, आघातवर्धता या तान्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। हमने पहले ही बोला, हम जब इस किस गुण के कारण हम आघातवर्धता सॉरी ये आघातवर्धता जो गुण होता है, उसके अंदर जो ये फीचर्स होती है, गुण होती है, इसके कारण हम क्या कर सकता है, ये अपनी आवश्यकता अनुसार शेप दे सकते हैं। कोई भी किसी भी मेटल को, यहाँ पे छोटा मेटल है, इसको गोल भी बना सकते हैं, चारकोना भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बनाया जा सकता है, इस तरह। ठीक है, एक अंगूठी भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, वही बोल रहा है। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का उपयोग बर्तनों बनाने के लिए क्यों किया जाता है? इसका उत्तर पाने के लिए आइए हमें निम्नलिखित। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं आपका मम्मी जो खाना बनाती है वो कौन सा मेटल है? एल्युमिनियम रहता है ना। कोई पीतल तांबा का बर्तन भी यूज़ करता है ना। तो क्यों किया जाता है? बनाने वाले ने पीतल का ही बर्तन क्यों बनाया, जब आप इस पर खाना बनाइए, है कि नहीं भाई? अलग बर्तन भी तो बना सकता था, बहुत सारे धातु है कि नहीं? तो हम लोग उसी का यूज़ क्यों करता हूँ, तो इसके बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो हम जानकारी हासिल इधर से करते हैं। चलिए, ये है, अलग पेज ले रहा हूँ। ये कुछ एक्टिविटी करने वाला है, मैं एक्टिविटी करूँगा नहीं। ठीक है, मैं इस पर चलता हूँ। उपरोक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु ऊष्मा के सुचालक होती है। हाँ, हमें मालूम है
धातु क्या होती है, एक और गुण है, ये धातु का एक प्रॉपर्टीज आ जा रहा है, गुण है। धातु ऊष्मा का सुचालक है, ऊष्मा का सुचालक। सुचालक मतलब ऊष्मा किसे, मान के चलिए ये एक गमला है, ठीक है, यहाँ पे हीट दिया जाता है, तो देखिए हीट कहाँ पे पड़ रहा है, हीट इस जगह पे हीट पड़ रहा है, पर इसके अंदर एक ढक्कन एक्स्ट्रा, ये ढक्कन है, ये ढक्कन अगर रख दिया जाए इसका ऊपर, राइट, यहाँ से लाकर ढक्कन यहाँ पे रखें, तो हुआ क्या, ये जो गमला था, ठीक है, सॉरी गमला का शेप नहीं दे सका मैं, अभी शेप दे रहा हूँ, ये है गमला। यहाँ पे आपको हंसने की बात नहीं है, एक्चुअल में मैं अगर ये कंप्यूटर से कराता मैं पूरा आपको यहाँ पे दिखा सकता था, कंप्यूटर से कराने से एनिमेशन दिखा सकता था, पर मैं वीडियो कंप्यूटर से नहीं बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे अगर देखिए मैं हीट दिया, तो आप हीट यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब यहाँ पे हाथ से टच करते हैं तो आप जल जाते हैं। भाई ऐसा क्या प्रक्रिया हुआ, यहाँ पे आपने हीट दिया और यहाँ पर ताप चली गई, तो ये सुचालक, ऊष्मा का सुचालक बोला जाता है, इसी को ऊष्मा का सुचालक, ठीक है, तभी होता है ऊष्मा का सुचालक, मतलब दौड़ता है ऊष्मा तथा इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा में सबसे अधिक चालक होती है, इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक होती है। बहुत अच्छी बात है। देखिए सिल्वर सबसे अधिक ऊष्मा का सुचालक कौन है, तो हमने देखा कि सिल्वर और कॉपर सुचालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। इनकी तुलना में लेड आपको मालूम है, सीसा और मरकरी ऊष्मा के कुचालक। मरकरी जो है, हाँ आपने देखे होंगे, मरकरी और लेड ये दोनों ऊष्मा का कुचालक है। क्या धातुएं विभिन्न चालक होती है? देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बनाइए, ऊष्मा का सबसे अच्छी चालक कौन धातु होती है, कौन सा धातु है ऊष्मा की अच्छी चालक है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा कॉपर और सिल्वर, ठीक है, आंसर होगा। और ऊष्मा का कुचालक कौन सी है, तो कौन सा धातु है, लेड और मरकरी। देखिए सुचालक मैंने पहले ही बोला, जिसके अंदर से ऊष्मा पास हो गया और जिसके अंदर से ऊष्मा पास नहीं होगा। मान के चलिए एक आपने प्लास्टिक की पेन देखा है, आपने पेन जो लिखते हैं ना पेन, अच्छा वो पेन देखेंगे। मान के चलिए एक लकड़ी का टेबल ले लेते हैं, मान के चलिए ये है टेबल, लकड़ी के टेबल में किया, यहाँ पे जलाने से किया, यहाँ पे आग का हीट पहुँचेगा, यहाँ पे आप टच करने से जलिएगा क्या, नहीं ना, तो ये कुचालक हो गया। मैंने बस समझा रहा हूँ आपको एनिमेशन के द्वारा, थोड़ा बहुत एनिमेशन का शेप दे नहीं पाया हूँ, वैसा एनिमेशन नहीं होता है, पर क्या करूँ, जो भी आपको समझने के लिए बस मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, आप समझिए, क्योंकि जब तक आप समझिएगा नहीं आपको क्वेश्चन आंसर कभी याद नहीं होगा। आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंच जाती है वह पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी अथवा रबर जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। हाँ मैंने देखा है, मैं अगर देखा हूँ, अगर तांबा का तार है या पीतल का तार है, इस तार के अंदर क्या होता है, प्लास्टिक का कवर लगा रहता है, आपने देखा होगा प्लास्टिक का कवर लगा रहता है। ये कारण क्या है, कारण यही है कि जो तार है, ये तार है, इसमें तो ऊष्मा सुचालक है, इसमें ऊष्मा दौड़ेगा। बाई चांस अगर कोई आम इंसान इसको अगर टच कर दे तो ये वहाँ पे शॉर्ट भी खा सकता है, ये जल भी सकता है। तो इसी जलने की प्रक्रिया को रोकने के लिए उसका ऊपर प्लास्टिक का रबर या प्लास्टिक लगाया जाता है। ये प्लास्टिक का काम क्या होता है, आपको उससे बचाव करना। क्यों प्लास्टिक लगाया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए उस प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आया होगा। विद्युत तार ऐसे पदार्थों की परत होती है, ठीक है, ये हो गया। ये अभी चाहिए नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन बन नहीं रहा है इसलिए नहीं दे रहा हूँ, क्वेश्चन बनने से ही मैं दे दूंगा। जब धातु की कठोर सतह से टकराती है तो क्या होता है, क्या हुआ कोई आवाज़ उत्पन्न करती है? जो धातुएं कठोर सतह से टकराने का पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक सोनोर्स कहते हैं। याद रखिए क्वेश्चन बन रहा है, मान के चलिए एक धातु, यहाँ पे एक आयरन ले लिया, आयरन मतलब एक लोहा बड़ा छड़ ले लिया, यहाँ पर भी एक आयरन ले लिया लोहा। इन दोनों को अगर मैं एक साथ क्या किया, मारा, दोनों को एक साथ मैंने मारा, तो इसके अंदर से एक आवाज़ उत्पन्न होगा, ध्वनियाँ निकलेगा, ठीक है, ध्वनि निकलेगा। इसको ही हम लोग धान्विक कहते हैं। याद रखिएगा धान्विक किसे कहते हैं, क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं आप लोग। जो धातु से लेकर यहाँ तक, जो से लेकर यहाँ तक आंसर बनेगा आपका, ठीक है। देखिए कितना सुंदर नोट दे रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर सब मिल रहा है, टेंशन क्या है आपका, बिंदास बैठ के लिखते रहिए घर में और समझते रहिए बस, ठीक है।
अब आ जाते हैं अधातु के अंदर। धातु का मैंने भौतिक गुणधर्म पढ़ा, अभी अधातु के अंतर्गत आते हैं। अधातु समझते हैं। अधातु के अंतर्गत देखिए अधातु क्या हो जाती है। पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है, धातु अधिक है और अधातु कम होती है। कार्बन, कार्बन देखे होंगे, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो आपका एक गैसीय अवस्था है, ये भी अधातु के अंतर्गत ही आता है। आयोडीन आप लोग जानते ही हैं, आयोडीन का इस्तेमाल करते भी है। कार्बन आपने देखा ही होगा, सल्फर देखा ही होगा, ये सब अधातु के अंतर्गत आते हैं। कुछ अधातुओं के नाम अगर आएंगे, हाँ एक क्वेश्चन बना लीजिए, क्वेश्चन भी क्या बनाइए, कुछ अधातु के नाम लिखिए। यहाँ पे क्वेश्चन बनाइए, मेरा जगह नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ अधातुओं के नाम लिखिए। तो ऐसा क्वेश्चन बना के उसके अंदर लिख लीजिए आंसर सब, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण है, ये लिख लीजिए। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव्य अवस्था में, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन गिर गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में कितना बार मतलब पूछ चुका है, बार बार आया हुआ है, एग्जामिनर इसका यूज़ किया था, मालूम है आपका, क्वेश्चन यही यूज़ किया था, जो अंदर से ही क्वेश्चन है। ऐसी एक अधातु का नाम बताइए जो द्रव्य अवस्था में होती है, एक क्वेश्चन आ चुका था, क्वेश्चन का आंसर लिखिए। जे ब्रोमीन ही एक ऐसी अधातु है द्रव्य अवस्था में। और एक बात है, क्वेश्चन एक क्वेश्चन और बनाइए। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन और बनाइए। ऐसा एक क्वेश्चन बनाइए, ऐसा एक धातु का नाम लिखिए जो द्रव्य अवस्था में रहता है। देखिए इस बार अधातु नहीं बोल रहा मैं, धातु बोल रहा हूँ, धातु। तो धातु में क्या अंतर आएगा, पारा। पारा ही एक ऐसा है, पारा एक ऐसा धातु है जो लिक्विड अवस्था में रहता है। तो उसका आंसर मैं बोल दिया, क्वेश्चन बोल दिया, आंसर भी बोल दिया। क्वेश्चन है ऐसा एक धातु का नाम बोलना है जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, आंसर लिख देना है पारा। क्वेश्चन और एक तो यहाँ पे गिरेगा, ऐसा एक अधातु का नाम बोलना है, इस बार अधातु का नाम बोलना है या लिखना है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो वो आपका हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, आंसर दोनों हो चुका। ठीक है, इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैसीय अवस्था में होती है। देखिए इन सब को छोड़कर और ब्रोमीन को छोड़कर बाद बाकी जितनी अधातुएं होती है या तो ठोस या फिर गैसीय अवस्था में पाई जाती है। अधातुओं के सामान्य गुण, अधातुओं के सभी गुणधर्म होते हैं। देखिए धातुओं के समान अधातुओं के भी गुणधर्म होते हैं, आइए इसका पता करें। वो बोल रहा है मेटल, जिस तरह मेटल का प्रॉपर्टीज होता है उस तरह नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टीज होता है, उसके बारे में हमें डिस्कस करने बोला है। चलिए हम डिस्कस करते हैं। हम लोग 4 पे आ गए हैं, पेज नंबर। इसके अंदर कुछ जो एक्टिविटी है हम लूँगा नहीं, बार बार बोल रहा हूँ। धातु एवं अधातुओं से संबंधित अपने प्रेक्षणों की सारणी संकल्प यहाँ पे दिया गया है, हम उस पर नहीं फोकस करेंगे। ठीक है, हम मुझे जो इंपॉर्टेंट लगे मैं बोल दूंगा। हाँ सारणी में पढ़ने बोल रहा है, नहीं पढ़ूंगा मैं यहाँ से। हाँ प्रेक्षणों के आधार पर अपनी कक्षा में धातु और धातुओं के सामान्य गुणधर्मों की भी चर्चा कीजिए। ये सब नहीं करूंगा मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ। ये है पॉइंट। मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। मैंने पहले ही बोला, एक क्वेश्चन यहाँ पे बोला था ना मरकरी। हाँ मरकरी को ही पारा बोला जाता है। ठीक है, मरकरी को ही पारा बोला जाता है, तो मरकरी भी वहाँ पे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, पारा लिखे हैं तो लिखे हैं। सिर्फ मरकरी ही एक बंदा अकेला है, इसको छोड़कर बाद बाकी सभी कमरे के ताप पर क्या होता है, कमरे के ताप पर। देखिए मरकरी को छोड़कर बाद बाकी धातुएं जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। क्रियाकलाप हमें देखना नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन है, लेकिन गैलियम और, देखिए यहाँ पे एक और बोल रहा है लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो यह पिघलने लगेंगे। देखिए हम लोग का शरीर का टेम्परेचर कितना है, हम लोग का शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट के अंदर लिया जाए 98 फ़ारेनहाइट है। हम लोग का शरीर भी अधिक ही टेम्परेचर होता है। हम साधारण इस धातु को हम अपने हथेली पर अगर ले लेना गैलियम और सीजियम को, तो वो वहाँ पे पिघल जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं था तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लिखने के लिए। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। क्वेश्चन लिखिए, कौन ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है? तो आयोडीन क्या होता है, अधातु नॉन मेटल होते हुए भी वो शाइनिंग करता है, चमकीला होता है। एक बात बोलो, इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिए इंग्लिश में मैं क्या करूँगा। देखिए इंग्लिश में मैं ये सब तो एक्सप्लेनेशन करूँगा नहीं, बोल दे रहा हूँ।
इंग्लिश मीडियम के लिए एक वीडियो बनेगा, उसमें मैं डायरेक्टली समरी आपको बता दूंगा, समरी बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, बस खत्म। लेकिन ये आपको देखना जरूरी है, क्योंकि हिंदी से मैं इतना अच्छा से समझा रहा हूँ ताकि आप भी समझ जाइएगा, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो आसामीस मीडियम हो, चाहे वो बोडो मीडियम हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो। हम पहले ही बोला, आप अपने लैंग्वेज को लेकर डिफरेंट मतलब आप अंतर मत बनाइए, जो हम तो हिंदी मीडियम है, हम इंग्लिश मीडियम है, हमें क्या फ़ायदा भाई ये वीडियो से, हम नहीं देखेंगे, आपका सरासर भूले। हिंदी देखिए राष्ट्रभाषा है, आपको मालूम है। हिंदी आपको हर एक इंसान को हिंदी समझ में आ जाता है। मान के चलिए अगर बोडो वाला है, आसामीस वाला, अगर आसामी से वीडियो बनाता हूँ, बोडो से बनाता हूँ, अगर इन सब लैंग्वेज से वीडियो बनाया जाए तो अदर मीडियम वाला स्टूडेंट, आप लोग खुद ही आसामीस वाला ही आसामीस से समझ नहीं पाता है। क्या बोलूँ मैं क्या बोलूँ, इससे दुख भरी बात क्या होगी, आसामीस वाला जो स्टूडेंट है वही आसामीस से समझ नहीं पाता है। इसीलिए बोलता हूँ जी हिंदी को आप देखना जरूरी है, हिंदी को समझिए, हिंदी से आपको समझना है। मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ ना, हाँ ये तो आपके अंदर भी होगा, आपके बुक के अंदर भी 2 नंबर पॉइंट है कि नहीं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जो भी है, तो वो बंदा तो खुद से आंसर लिख सकता है ना। उसको अगर बोल दिया जाए जो आयोडीन एक है, शाइनिंग करता है, चमकीला होता है, तो कोई भी स्टूडेंट लिख सकता है, हाँ आयोडीन एक धातु है जो आयोडीन को हम क्या लें, चमकीला रूप में पाया जाता है, तो लिख सकता है। तो हम पहले बोला आप लिखिए। 3 नंबर में देखिए क्या है, कार्बन ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, प्रत्येक रूप में अपरूप क्या है अपर रूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अवरूप है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एवं इनका गलनांक तथा कथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन के अन्य रूप में ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होता है। देखिए क्वेश्चन 1-2 बनता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या बना है, हीरा आया ना, हीरा डायमंड की बात की जाए, हीरा। क्वेश्चन 1 लिखिए, एक कठोर अधातु का नाम लिखना है जो चमकीला होता है। अच्छा वो तो बोल दिया, अच्छा नहीं, इस बार क्वेश्चन बनाइए, एक कठोर अधातु का नाम लिखिए। तो कठोर अधातु हीरा है जो बहुत सख्त अवस्था में पाया जाता है, हीरा। ये क्वेश्चन आया हुआ था, बार बार बोलो, क्वेश्चन आया हुआ था, एक कठोर अधातु का नाम लिखिए, तो आपको लिखना है हीरा। ठीक है, ये हो गया, हीरा लिखना है। अच्छा इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और एक बन रहा है, जो बन रहा है मैं दे रहा हूँ। हाँ ग्रेफाइट, एक अधातु का नाम लिखना है जो विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन बनाइए, एक अधातु ग्रेफाइट। आप देखें, आप काट पेंसिल का यूज़ किए, काट पेंसिल का, काट पेंसिल के अंदर एक काला काला रहता है, कार्बन रहता है, देखिए जिससे आप लिखते हैं, वो किंतु ग्रेफाइट से बना रहता है। अगर वो काला को निकाल कर आप इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड के अंदर डालेंगे ना, तो वो आपको शॉर्ट मार देगा, क्योंकि उससे करंट पास होता है। वो कार्बन है किंतु करंट पास होता है। तो वही बोल रहा हूँ मैं, जे ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन ये बनेगा, एक अधातु का नाम लिखना है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो आपको लिखे, विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है। ऐसा एक नॉन मेटल का नाम लिखना है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन था, हमें दे दिया। 4 नंबर में क्या होता है, क्षारीय अधातु। क्षारीय अधातु कौन कौन होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका था। कुछ अधातुओं के नाम लिखना है जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। क्वेश्चन लिखिए, कुछ अधातु के नाम लिखना है जो चाकू से काटा जा सकता है। तो आप लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। हाँ सोडियम एक ऐसा धातु है, क्षारीय धातु, और सॉरी अधातु नहीं, धातु मैं बार बार अधातु बोल रहा था, सॉरी धातु। ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन आया हुआ था 2015 का क्वेश्चन में था, आपको अभी भी मुझे याद है 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। कुछ क्षारीय धातु का नाम, ये नहीं आपको क्षारीय धातु नहीं, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, कुछ धातु के नाम लिखिए जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। वही क्वेश्चन आपको भी लिखना है, कुछ धातु के नाम लिखिए जिसको चाकू से काटा जा सकता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और हमेशा आपको सोडियम को याद रखना है। और एक बात है, सोडियम हमेशा याद ही रखना है, ठीक है। सोडियम का एक गुण धर्म होता है, इसको हम लोग खुली हवा में नहीं रख सकते। पोटेशियम का भी गुण धर्म है, पोटेशियम को भी खुली हवा में नहीं रखा जा सकता है, यह हवा के संपर्क में जलने लगता है, ठीक है। तो इसके बाद में क्वेश्चन आएगा, मैं लिखा दूंगा, क्योंकि मैं लिखा सकता था, लेकिन जब जो क्वेश्चन आ रहा है तभी हम लोग लिखेंगे तो सही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना, इसका आंसर दे दिया। इसको हम चाकू से काट सकते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, याद रखना इतना मुलायम होता है। इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं, गलनांक उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तत्वों के
अनेक रासायनिक गुणधर्म भी होते हैं, आधार पर अधिक अस्पष्ट धातु एवं अधातुओं के वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए ये नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, तो आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी नहीं चाहिए, आगे का पेज लेते हैं। पेज बहुत है, लगता है मुझे 2 वीडियो बनाना पड़ेगा आपको, पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से मिलेगा वीडियो, दोनों ही देखिएगा, आपको ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी मीडियम से क्यों ना हो। अधिकांश धातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखिए, ज़्यादातर धातु ऑक्साइड बनाता है जो जल के साथ प्रक्रिया करके, जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, वही अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं। देखिए, जल के साथ धातु का प्रक्रिया किया जाता है तो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। ये सब क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे आएगा अलग अलग पेज में, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब बनाऊंगा और बोलूँगा आपको, जब भी आएगा तभी, अभी नहीं चाहिए सब। अगले भाग से आपको धातु के ऑक्साइड के बारे में अधिक जानकारी। हाँ चलिए, हम लोग ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, ये अभी नहीं चाहिए, नीचे चलिए। रासायनिक गुणधर्म, अब केमिकल रिएक्शन के बारे में आते हैं हम लोग। हमने पहले ही बोला था केमिकल को चेंजिंग करके हम लोग दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसको केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। फिजिकल के बारे में मैंने पढ़ लिया। धातु के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में भाग 3.2.1, 3.2.4 में पढ़ेंगे। इसके लिए निम्न धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए। हम लोग को कुछ धातु लेने बोल रहा है, ठीक है, क्या धातु लेने बोल रहा है? चलिए, धातु लेने बोल रहा है, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड मतलब शीशा होता है, आयरन आप देखे हैं लोहा होता है, कॉपर Cu, एल्युमिनियम तो देखे ही होंगे, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, ये सब लाने बोल रहा है। तो हम लाया नहीं पाएंगे अभी बस समझना है हमको। हाँ, मान के चलिए आपके पास ये सब है, ठीक है। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है? देखिए, एक तो है धातु पानी के साथ क्या रिएक्शन करता है, वायु के साथ क्या रिएक्शन करता है, तो इन सब के बारे में हम, और एसिड के साथ क्या रिएक्शन करता है, सभी क्वेश्चन आया हुआ था। जब जो क्वेश्चन आएगा हम बोलते जाएंगे, आप लिखते चलिए, नोट्स तैयार होते रहेगा। धातु को वायु में दहन करने से क्या होता है, ये बिल्कुल एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ही है। आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं बुक में, नोट्स में क्वेश्चन बना लीजिए। धातुओं का वायु के साथ दहन करने से क्या होता है, माने बर्निंग ऑफ एयर, हम एयर में बर्न करते हैं जब मेटल को, तो हमारा क्या बनाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे है। जो आपने देखा, देखिए, वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती है? आइए निम्न क्रिया। हाँ, ये आंसर है नहीं, आंसर नीचे है, आंसर मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन वो बना के रखिए, आंसर मैं दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन बना के रखिए बिल्कुल। हाँ देखिए, लगभग सभी धातुएं ऑक्साइड के साथ मिलकर संगन धातुओं के ऑक्साइड बनाती है। उदाहरण के लिए, जब कॉपर को वायु में उपस्थित गर्म, हाँ ये एक बात है, आंसर ये है, सभी धातुएं ऑक्साइड के साथ मिलकर संगत धातुओं में ऑक्साइड बनाती है। आप क्वेश्चन का आंसर ये होगा, मैं खुद से बोल रहा हूँ, कोई भी धातु को मेटल कोई भी हो, जब एयर के साथ, हवा के साथ जलाया जाता है तो वो ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। अब कैसे ऑक्साइड बनाएगा? सोडियम को अगर एयर के साथ बर्न किया जाए, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। कॉपर को बर्न किया जाए तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो वही है, धातु कोई भी एयर के साथ बर्न करने के बाद वो अपना ही ऑक्साइड बनाएगा। कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। क्वेश्चन वही रहेगा, क्वेश्चन लिख लिए, धातु वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ऑक्साइड उत्पन्न करती है। आंसर होगा, धातु वायु के साथ दहन करने से ऑक्साइड बनाती है, बस आंसर खत्म। उदाहरण के लिए आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये उदाहरण एग्जाम्पल दे दीजिए, एग्जाम्पल देना जरूरी है। धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु ऑक्साइड, बस ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। कोई भी धातु हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वही बोला है, उदाहरण के लिए वहाँ पे ले रहा है, जो कॉपर को वायु के साथ जलाने से कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, तैयार करता है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, मैंने पहले एक क्वेश्चन बोल दिया, यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ मैं, कोई भी एक क्वेश्चन और बनाइए। धातु कोई भी मेटल एसिड एंड बेस माने अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? क्वेश्चन बनाइए, धातु अम्ल और क्षार के साथ, यानी एसिड और बेस, अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो आंसर लिखिएगा, लवण तथा जल बनाता है। लवण तथा जल प्रदान करता है या बनाता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका, आप यहाँ तक लिख लिए, आगे बढ़ते हैं फिर से। यहाँ पे एक और ये क्वेश्चन बनाइए, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, किसे कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन, ऐसा धातु
जो अम्ल तथा क्षारक को दोनों में अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उसी को उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। मैं यहाँ पे और एक वही आंसर को फिर से इसमें लिख लीजिए, उसी आंसर को एक क्वेश्चन और बनेगा, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, तो उसका भी आंसर मैंने बोल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एल्युमिनियम ये सब ले सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए सोडियम ये सब को ले सकते हैं। मैं एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अधिकांश धातुएं ऑक्साइड जल में घुलनशील है, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार के जल में, हाँ कोई कोई धातुएं जल में घुल जाता है, कोई कोई मेटल है जल के साथ पूरा मिक्सचर हो जाता है, कोई कोई नहीं होता है। फिर एक्टिविटी करने बोला है, हम एक्टिविटी नहीं करेंगे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गिरेगा, सबसे इम्पोर्टेंट, आपको ध्यान देना है, कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए एकदम पूरा। हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती है। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशील है प्रदर्शित करती है। हाँ, ऑक्सीजन के साथ सब मेटल एक समान रिएक्शन नहीं करता है। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि इन्हें खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। क्वेश्चन बनाइए यहाँ पे, मैंने पहले ही बोला ना कंसंट्रेशन हाई चाहिए। जो क्वेश्चन बनाइए, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, क्वेश्चन बनाइए। सोडियम और देखिए ये भी एक मेटल है, मैंने इससे पहले भी वीडियो में बोल चुका था, जो सोडियम पोटेशियम बहुत हाई लेवल है, वह हवा के संपर्क में आने से ही जल उठती है। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, आंसर अब लिखिए। अब आंसर लिखिए, क्वेश्चन हो गया, आंसर लिखिए। आंसर क्या लिखना है, सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले हवा में रखने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए आकस्मिक को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर है और आपका 2 मार्क एग्जाम के लिए क्लियर हो गया। ठीक है, 2 मार्क तो दे दिया मैं। चलिए चॉकलेट खिला दीजिएगा मुझे, इतना अच्छे मार्क दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और 100% जैसे समझा रहा हूँ, जैसा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपका चैलेंज दूंगा मैं, ये चैलेंज 100% भी बोलूँगा जो दे रहा हूँ उससे बाहर क्वेश्चन आने वाला ही नहीं है वो चैप्टर से। वो चैप्टर में आप हाई लेवल में पहुँच चुके, कोई टेंशन ही नहीं है। लेटर मार्क भी ला सकते हैं अगर इस तरह मैं सब समझा दूँ, सबका आंसर दे दूँ और सबका नोट आप तैयार कर ले, तो आपको लेटर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हो चुका, ये भी क्वेश्चन बन चुका। डुबोकर रखा जाता है। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुएं की सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं है पर जो बनेगा मैं बोल दूंगा। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। देखिए एक तो बात है, कोई भी लोहा का कोई भी होता है, आप लोग देखे होंगे लोहा की वस्तु को बहुत दिनों तक रख दिया जाता है अगर खुली हवा में, तो वहाँ लोगों ने देखा होगा लोहे की वस्तु को अगर खुली हवा में रख दिया जाए तो उसमें जंग पकड़ने लगता है। ठीक है, ये इसका कारण क्या है, ये भाई ये जंग क्यों पकड़ता है, इंपॉर्टेंट बात है, लोहे की वस्तु में जंग क्यों पकड़ता है। आदमी लोग बोलता है ना जो मोर्चा लग गया है, मतलब जंग पकड़ना, मतलब रस्टिंग बोला जाता है इंग्लिश में, रस्टिंग। ये रस्टिंग क्यों होता है भाई, ये कारण क्या है रस्टिंग होने का, कारण है कि ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन किया, हवा उसके संपर्क में आई। ये जो मान के चलिए ये एक आयरन का एक स्ट्रिक है, आयरन की एक छड़ है, इसमें एयर आके मिला, एयर हवा खुली ऐसे अगर ज़मीन में रख दें, एयर मिला, वाटर भी मिला, इन दोनों के साथ इसका रिएक्शन हुआ और उसके अंदर क्या चढ़ना प्रारंभ हो गया, जंग लगना प्रारंभ, रस्टिंग होना प्रारंभ हो गया। इससे बचने के लिए, इन रस्टिंग से बचने के लिए लोग क्या करते हैं देखते हैं, अपना टेबल, अपना कुछ भी मेटल की वस्तु हो, साइकिल हो, सभी का ऊपर लोग कलर लगा देते हैं, देखे ना, हाँ कलर मारा जाता है, मतलब पेंट किया जाता है उसको सुरक्षित रखने। तो ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो वो जहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, आने से मैं बोल दूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ, वो आने से बोल दूंगा, आपको लिख लेना है। तो सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्बर की ज्वाला में लोह चूर्ण डालते हैं तब वो तेजी से जलने लगती है। कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत, यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ से आया नहीं हुआ था, गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। हाँ, सिल्वर और गोल्ड बहुत पावरफुल है, इनको बहुत ताप पर भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। मैंने ये जो घटना बोला ना,
जिसमें हवा लगा और ये इसको ऑक्सीकरण बोला जाता है, ऑक्सीडेशन के कारण रस्टिंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट आएगा यहाँ पे कुछ बोला है तो ये देखिए, ये सब आप लोग छोड़ देते हैं, बहुत बच्चा ये छोड़ देता है। आओ, क्या आप जानते हैं, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो लिखा हुआ, जो लिखे हैं राइटर है, यहाँ पे आपको कुछ नोट दे देते हैं, इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, तो आपको पढ़ना चाहिए, चाहे वो आप लगे या ना लगे। एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। देखिए, अब एनोडीकरण क्या है, क्वेश्चन एक बन सकता है, क्वेश्चन बना लीजिए, तो खुद से बनाइए। एनोडीकरण क्या है, व्हाट इज एनोडेसिंग क्या है। एनोडेसिंग एल्युमिनियम के एक मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत की निर्माण होती है। एल्युमिनियम का एक परत चढ़ जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इससे संरक्षण से बचाती है। एल्युमिनियम का परत चढ़ाया जाता है एनोडीकरण के द्वारा। मतलब मान के चलिए आपका ये अगर आयरन है, इसका ऊपर एल्युमिनियम का परत चढ़ा दिया जाएगा, एल्युमिनियम जैसा लगेगा। आपने देखे होंगे एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है, क्योंकि एनोडीकरण के कारण ही एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जाती है, इससे संरक्षण से बचाई जाती है। इस परत को मोटे करके संरक्षण को अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्त्र को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अपघटक किया जाता है। अच्छा, ये सब और नहीं चाहिए ज़्यादातर। अगर इसका आंसर लिखना है, इतना दूर लिखिए, संरक्षण से बचाई जाती है। एनोडीकरण का आंसर मैं यहाँ से यहाँ तक दे दिया। ठीक है, तो आंसर दे दिया, आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप एक्टिविटी हमको करने बोला, नहीं करेंगे। करने के बाद आपने देखा कि धातुओं के नमूने, सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हाँ, सोडियम तो मैंने पहले ही बोला, सोडियम जो है खुली हवा में, मतलब इसको डिब्बा से निकाला कि उसमें आग पकड़ लिया, इतना पावरफुल वो एक्टिविटी करता है वो एयर के साथ, इसीलिए इसको केरोसिन तेल के अंदर डुबो कर रखा जाता है। तो क्वेश्चन भी लिखा दिया मैंने। मैग्नीशियम धीमी अभिक्रियाशील करता है सोडियम की अपेक्षा। अच्छा, नहीं चाहिए ये अभिक्रिया, लेकिन ऑक्सीजन के दहन करने हमें जिंक, आयरन, कॉपर, लेड अभिक्रियाशील नहीं पता चलता है कुछ भी। अच्छा, ये सब चाहिए नहीं, आगे बढ़ते हैं, जो चाहिए मैं बोलूँगा। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, ये एक खुद एक क्वेश्चन है, अपने आप में ये क्वेश्चन तैयार किया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वो लोग खुद ही एक क्वेश्चन है, तो ये बना के रखिए, एक क्वेश्चन बना लिए। जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे एक्टिविटी है, हम एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हमको आंसर से मतलब है और समझने से मतलब है, हम समझेंगे आगे। देखिए, हमें लगता नहीं है, हम अभी तक 8 पार्ट तक जा चुके हैं, 8/23 हो रहा है, 8 पार्ट चले हैं, हम 10 तक चलेंगे, फिर 13 पार्ट और हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है। आपको दिखाई दे रहा है ये 42, बाप रे, 1 घंटा काछा चला गया, मेरा गला भी सूख रहा है। जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। यहाँ पे आंसर मिल गया आपको, उसका आंसर जो उधर वाला क्वेश्चन था, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो यहाँ से लिखिए आंसर। जब भी जल के साथ कोई धातु का अभिक्रिया किया जाता है तो वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी मेटल हो अगर जल में डाला जाए, वो हाइड्रोजन गैस तो वो फॉर्म करेगा ही करेगा, हाइड्रोजन गैस 100% वो बनाएगा ही बनाएगा। और एक चीज़ बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, करती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल घुलकर क्या हाइड्रो ऑक्साइड प्रदान करके, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। हाँ, एक बात और आपको नोट करने वाली बात है कि सभी मेटल, जितना भी सभी मेटल जल के साथ, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। कुछ मेटल रिएक्शन करता है, तो जो रिएक्शन करता है वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा और ऑक्साइड भी तैयार करेगा। तो हमारा इसका आंसर मुझे देना था, मैं दे चुका। एग्जाम्पल के लिए आपको लिख सकते हैं धातु प्लस जल, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये आपको लिखना ही लिखना है। उसका आंसर यहाँ तक लिख के, और आपको वो नीचे का एग्जाम्पल एक छोटा सा लिखना है, ठीक है। पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। हाँ, पोटेशियम और सोडियम जो है ना, ठंडे जल के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, याद रखनी है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा उष्माक्षेपी होती है, इसके उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाते हैं। अच्छा, वो जलने भी लगता है। ये अभी देखिए एग्जाम में आया हुआ नहीं है, आता भी नहीं है, इसमें नहीं दे रहा हूँ। जो एग्जाम में आता है, आने वाला है, मैं डायरेक्टली नोट कर दूंगा। आपको नोट बना रहे हैं आप, लगभग लग रहा है 10-15 क्वेश्चन पार हो चुका है। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। हाँ, ये जानना जरूरी है, कैल्शियम जो होता है जल के साथ बहुत धीमे धीमे रिएक्शन करता है। और क्या,
यह उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होते। हाँ, लेकिन देखिए आप देखे होंगे, ये है ग्लास, ये है ग्लास, ग्लास के अंदर वाटर है, यहाँ पे एक चूना का पत्थर, ये चूना पत्थर है, चूना आपने खाया है, पान में दिया जाता है, ये चूना अगर डाल दिया जाए वो भी हाइड्रोजन गैस निकालना शुरू कर देता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए एक तो बात है, ये जो गैस निकल रहा है तो चूना वाला जो गैस निकल रहा है उसमें अगर माचिस मारा जाए तो आग नहीं लगेगा, लेकिन सोडियम वाला, अगर सोडियम डाल दिए हैं, सोडियम डाले हैं इस ग्लास के अंदर, सोडियम डाला हुआ है, सोडियम का उस तरह टुकड़ा डाल दिए और ऊपर असलाई मारिएगा एक माचिस का तिली, तो आग से जलने लगेगा ये सब। ठीक है, तो ये भी जानना जरूरी था। लेकिन यहाँ पे बोला कैल्शियम आग से नहीं जलेगा, क्योंकि वो जो ऊष्मा निकलती है इस तरह, वो ज्वलित के लिए सहायता नहीं करती है। ठीक है, मतलब इतना रिएक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, कैल्शियम तैरना आरंभ कर देता है। हाँ, कैल्शियम ऊपर आ जाता है इसीलिए। अच्छा ठीक है, यहाँ पे बतला दिया है, नहीं चाहिए, जो मैं चाहिए तो मैं बोल दूंगा। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट बात है, जो मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठंडे जल के साथ ये नहीं ये होता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। अच्छा, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ पे मैं बना सकता था, लेकिन क्या बनाऊँ, ये तो आया हुआ नहीं है, तो मैं क्या बनाऊँ, रहने दीजिए। अतः यह भी तैरना आरंभ हो जाता है। एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातु है ना तो शीतल तथा, हाँ ये क्वेश्चन बनाइए, कौन सी ऐसी धातु है ना कि ठंडे जल यानी शीतल जल, ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। कौन सी धातु है ना ही शीतल जल, ना ही ठंडे जल, ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीन धातु लिखिएगा। Al आयरन और क्या हो जाता है Fe और जिंक Zn, Al Fe और Zn, ये वो लोग का शॉर्ट नेम है, तो वो आप लिखना जरूरी है। ये हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया। हाँ, ये क्वेश्चन अपने आप में एक क्वेश्चन है, इन सब का आंसर आपको देते जा रहा हूँ, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसका क्वेश्चन खुद ही अपने आप में क्वेश्चन है, इसका आंसर दे रहा हूँ मैं। ये अम्ल के साथ क्या बनाता है, मतलब अम्ल के साथ आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। हाँ, उसका आंसर नीचे है। हाँ, धातुएं यहाँ से आंसर तक, यहाँ आंसर है और इसके एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। वह लवण सल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, ये देखिए धातु, तनु, अम्ल, लवण और हाइड्रोजन। लिखिए, अब बोलेगा सर अम्ल के साथ, देखिए अम्ल मतलब हो जाता है एसिड। आपको मालूम है ना, आपने टोटो गाड़ी देखा है क्या? जरूर देखे होंगे भाई। अगर किसी का घर में टोटो गाड़ी है, टोटो रिक्शा, तो वो जहाँ पे बैटरी रखा जाता है, बैटरी के अंदर एसिड होता है, किंतु इस तरह का बैटरी होती है, ये बैटरी है, यहाँ पे कनेक्टेड रहता है। बैटरी के अंदर पानी रहता है, लिक्विड पार्ट किया रहता है, लिक्विड पानी भी डाला जाता है। ठीक है, तो वो पानी देखिए, पानी क्या होता है, एसिड के साथ मिलकर पानी भी एसिड में परिवर्तन हो जाता है। और टोटो का नीचे का जो पार्ट्स है वो आयरन से बना होता है, लोहा का। ये बैटरी लोहा के ऊपर शिफ्ट किया रहता है, बैठाया रहता है। ये है लोहा, इसका ऊपर बैटरी लगा रहता है ये। तो जब टोटो चलता है तो टोटो के हिलने के कारण, टोटो गाड़ी जो है, रिक्शा, टोटो रिक्शा मतलब क्या, ई रिक्शा बोला जाता है इंग्लिश में, ई रिक्शा, इलेक्ट्रिसिटी रिक्शा। इलेक्ट्रिसिटी रिक्शा क्या करता है, जब दौड़ते समय उसका पानी कुछ बूंद ऊपर से निकल कर गिर कर इस आयरन के साथ टचिंग होता है, बस इस लोहे के साथ आके संपर्क हो जाता है। तो संपर्क होने के बाद यहाँ पर रिएक्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि ये आयरन है, ये एसिड है, ये दोनों अभिक्रिया किया, तो रिएक्शन करने के बाद ही वहाँ पे एक हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है, वो तो हवा में उड़ जाता है। हाइड्रोजन गैस वो निकलेगा, क्योंकि ये मेटल के साथ लग रहा है, ये एसिड मेटल के साथ लगा, हाइड्रोजन गैस ऊपर चला गया। आपको हाइड्रोजन गैस हल्का होता है, मालूम है ना आपको? पहले गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, हल्का होने के कारण, इसलिए गुब्बारा ऊपर उड़ता है। तो हाइड्रोजन गैस तो ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ पे सादा कलर का आपको लवण का तरह एक दिखाई देगा,
और बिल्कुल वो लवण ही है, लवण की तरह नहीं, बिल्कुल लवण ही है। तो आश्चर्यजनक बात है, टोटो वाला ने क्या यहाँ पे लवण डाला था क्या? नहीं, वो बंदा यहाँ पे लवण नहीं डाला था। वो बंदा अगर बैटरी उठाता है तो नीचे सादा सादा कलर का लोहे के साथ चिपका हुआ पाता है, लेकिन वो कभी सोच नहीं पाता ये क्या है। वो बंदा सोचने में असमर्थ है कि वो समझ ही नहीं पाता ये क्या है। बस वो क्या करता है, इसको साफ कर देता है, मार मार के फेंक देता है। लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे जो जमा हुआ है सादा कलर का, अगर किसी के घर में टोटो है तो आप अभी ये देख लीजिए जाके, सादा कलर का जमा है, वो लवण है। वो क्या है? लवण है, क्योंकि एसिड ने मेटल के साथ रिएक्शन कर दिया। यहीं पे वही नोट तो मैं पढ़ा रहा हूँ, वही नोट तो पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। एसिड ने मेटल के साथ रिएक्शन किया और वो लवण बना दिया और हाइड्रोजन गैस बनाया। एसिड एसिड है, ये है मेटल, ये दोनों आपस में रिएक्शन हो गया। एक मिनट, मैंने पहले बोला एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन क्या क्या बनाया? लवण बनाया। लवण आप तो खाते हैं ना घर में, वो सब्जी वगैरह में, वही लवण यहाँ पे टोटो में रेडी हो गया। आप बोलिएगा सर क्या खा सकते हैं? नहीं भाई, देखिए ये रिस्क मैं नहीं लूँगा। खाइए होगा, मरिए उड़िएगा तो मेरा दोष नहीं होगा। मैं अभी भी वार्निंग दे रहा हूँ इस वीडियो में कि आप कोई खाए नहीं, खाने की ज़रूरत नहीं है। आप हाथ से लेके तो टच करके देख सकते हैं ज़रूर, तो खाना नहीं है वो। ऐसे तो मरिएगा नहीं, वो हम भी जानते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका बॉडी रिएक्शन कर दे और बाद में आप अगर FIR दर्ज कर दे मेरे ऊपर तो क्या होगा। इसीलिए खाना नहीं है, मैं वार्निंग दे दिया, ठीक है। बस आपको देखना है वो लवण होता है कि नहीं। लेकिन क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती है, ये पता करें। वो बोल रहा है क्या सब इसी तरह रिएक्शन करता है? यहाँ पे देखिए एक सावधानी दिया है, वो लोग भी सावधानी दे। सोडियम तथा पोटेशियम को नहीं लीजिए, क्योंकि ठंडे जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया। हाँ, सोडियम ठंडा जल के साथ भी रिएक्शन करता है, इसलिए आपको लेना नहीं है, ठीक है। देखता हूँ पेज नंबर 9, हम 10 पढ़ाने की बात कर रहे हैं। 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटा की वीडियो रहेंगी, कोई बात नहीं है। लेक्चर 1 घंटा में बहुत अच्छे आपको नॉलेज मिल रहा है, नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है। तनु हाइड्रोलिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक तथा आयरन अभिक्रिया के साथ समीकरण लिखिए। अच्छे लिखने बोला है, हम नहीं लिखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। एक्टिविटी है एक्वा रेडिया क्या है ये एक बार पढ़ लेते हैं। ये बोला है कि आप जानते हैं एक्वा रेडिया रॉयल जल का लैटिन शब्द है, ये एक लैटिन शब्द है। असांद्र अम्लों एवं नाइट्रिक अम्ल ताज़ा मिश्रण होता है, यह गोल्ड को गला सकता है। वाह, याद रखिए एक्वा रेडिया क्या है, इसका पावर क्या होता है। देखिए यह एक अम्ल है, एसिड देखे होंगे, सांद्र एसिड तथा का ताज़ा मिश्रण होता है, यह गोल्ड को भी गला सकता है। आपने सोना को भी गलाने का क्षमता रखता है ये, जबकि दोनों में से किसी अम्ल अकेले ये क्षमता नहीं था। हाँ, एक तो बात है, 2 एसिड को जब एक साथ मिला दिया जाए उसका पावर बढ़ जाता है। सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों को एक साथ मिलाने से क्या हो जाता है, गोल्ड को भी गला सकता है, ठीक है। तो ये नहीं चाहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने आप में ये भी क्वेश्चन बनाइए, मेरा एकदम माथा सर दर्द हो गया। धातु लवणों के विलयन के साथ अधातु कैसे अभिक्रिया करती है? धातु लवण के विलयन के साथ अधातु कैसे अभिक्रिया करती है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हम लोग 10 में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये कुछ एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी हम नहीं करेंगे। ये आप लोग का टीचर को चाहिए कि ये सब कर करके बतला दे, स्कूल में आपको दिखा दे ये सब ला के, लेकिन वैसा तो आजकल एजुकेशन कहाँ, कम ही गया है। वेतन पाते हैं बैठ के, वो लोगों को क्या। अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन तथा गलित अवस्था में विस्थापन कर देती है। पिछले खंड में, हाँ ये आंसर यहाँ तक लिख सकता है, इसका आंसर एक्चुअल में हाँ वो लिखा जा सकता है। पिछले खंड में हमने देखा कि धातुएं अभिक्रियाशील समान नहीं होती है। ऑक्सीजन में अच्छा ये सब नहीं चाहिए, हटाइए जो नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। सक्रियता श्रेणी क्या है? सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशील को अवरोही क्रम में, अवरोही जानते हैं कि नहीं, अवरोही एसेंडिंग डिसेंडिंग, हाँ वही है। एसेंडिंग मतलब बढ़ते हुए, और आरोही अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में, बड़ा से छोटा की तरफ, सबसे अधिक, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसा करके रखा गया है। पोटेशियम रखा गया हाई लेवल का, सोडियम रखा गया उससे लो, थोड़ा लो है,
कैल्शियम उससे थोड़ा लो है, मतलब मान के चलिए पोटेशियम का 1 है तो इसका 2 है, इसका 3 है, इस तरह मैंने बढ़ते हुए क्रम में अवरोही। ठीक है, तो ये अवस्थित विस्थापन के प्रयोग के बाद, हाँ, या फिर सक्रियता श्रेणी कहते हैं, ये सब आएगा नहीं क्वेश्चन, बस आपको समझना है। सबसे पहले पोटेशियम आया, उसके बाद पावर किसका है, सोडियम का है, ये सब है। इसका नाम आपको जानना है। Ag मतलब क्या हो जाता है, Ag मतलब सिल्वर होता है, Au मतलब गोल्ड होता है, Pb मतलब लेड होता है, आयरन मतलब Fe। ये सब का शॉर्ट नेम भी कभी कभी आ जाता है, रासायनिक केमिकल नेम। अच्छा ठीक, यहाँ से प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर हम आपको बाद में देंगे। देखिए, अगर मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चन का आंसर अगर दिया, देखिए सोडियम केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, इसका आंसर आपको मिल गया। इन अभिक्रिया के समीकरण लिखिए, ये लिखने बोल रहा है, समीकरण में नहीं लिखूंगा अभी। यहाँ पे ABCD कुछ दिया है। अच्छा, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन है। धातु को तनु हाइड्रोलिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। देखिए मैंने पहले ही बोला था हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो बोल ही दिया, इसका आंसर भी खत्म। आयरन के साथ ये रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, ये लिखने बोला है, बाद में आंसर मिल जाएगा आपको। जिंक को आयरन सल्फेट विलयन के साथ डुबोकर परीक्षण कीजिए। अच्छा, ये सब मैं दे दूंगा, आंसर दे दूंगा, टेंशन नहीं है। एक्स्ट्रा आंसर मिले आपको, आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो टेंशन मत दीजिए आपका। बस आपको ये समझाने के लिए मैं चैप्टर को एनालाइज कर रहा हूँ। देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। धातु एवं धातु कैसे विक्रिया करती है। 10 चैप्टर 11 चैप्टर के अंतर्गत आ गए, तो मैं काम करता हूँ। ठीक है बच्चे, काम कीजिए। मैं यहाँ से कल शुरू करते हैं, पार्ट 2 में आप यहाँ से शुरू हो जाएगा, उसके अंदर में और 11 जितने भी पेज है वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं। देखिए कोई अगर नया स्टूडेंट है तो उसको बोल रहा हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस तरह ही देखिए कोई भी टीचर आपको इतना सुंदर अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं करेगा और आपको नोट नहीं देते जाएगा साथ साथ, मैं आपको साथ साथ नोट देते जा रहा हूँ, आपका सबसे अधिक प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, नोट मिल रहा है ये, और ये भी बात है कि 100% नोट मिल रहा है, मतलब एग्जाम ऑफ व्यू का ही नोट है, मतलब एग्जाम से रिलेवेंट है, एग्जाम से इसी से आएगा क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आएगा, ऐसा आपको नोट भी मिल रहा है। तो क्या चाहिए, ये चैनल को क्यों छोड़िएगा आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक तो करना ही है, लाइक नहीं करेंगे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि लाइक करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं तभी तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो बना के ही क्या फ़ायदा, आपको पसंद ही नहीं आ रहा है तो मैं क्यों बनाने जाऊँगा वीडियो, है कि नहीं। इसलिए आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर। हाँ एक तो बात है, स्टूडेंटों के अंदर मैं हिंसात्मक भाव देखा हूँ। कोई स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है तो वो नहीं सोचता है कि मेरा जो दोस्त है, मेरे जो सखा सहेली है, उन लोग भी ये वीडियो देखें, उन लोग का भी हेल्प हो, क्योंकि वो लोग ज़्यादा नंबर ला लेगा, ऐसा कभी नहीं सोचना है। जो गौतम बुद्ध ने क्या बोले हैं, गौतम बुद्ध की बात थी जो हिंसा कभी नहीं करना है, और एक बात है जो हमें क्या नहीं करना है, कभी भी दूसरे को देखकर जलना नहीं। आप जितना ज़्यादा हेल्प कीजिएगा, भगवान भी आपका मदद करता है, इंसान भी आपको अच्छे पाएंगे। सबसे अधिक होता है लोगों का हेल्प करना ही सबसे उत्तम गुण होता है शरीर में, तो वो गुण आप लाइए, लोगों का हेल्प कीजिए, लोगों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, उन लोग का भी हेल्प हो। मैं देखिए, मैं ऐसा अगर सोचता तो मैं क्या वीडियो बनाता, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये जो चैनल है 2 साल से खुला हुआ है, मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, बस आपकी फ़ायदा के लिए मैं बना रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं। इसीलिए वो मुझे तो कभी कभी मन होता है जो नहीं मैं नहीं बनाऊँ, लेकिन कभी मन करता है जो नहीं, क्या अगर टाइम है तो बच्चे का हेल्प हो, तो मैं चाहता हूँ। मुझे मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे टीचिंग लाइन में 5 साल का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के तौर पे मुझे सब नॉलेज है, इसलिए सोचता हूँ जब नॉलेज है तो बच्चों को दे दिया जाए। इसलिए आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, देखता हूँ कितना लाइक आता है।